बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्राइड साइंस कॉलेज तलागंग। Dear students, my name is Mohammad Usman Imtiaz. We welcome you with another lecture of 9th. Students, in today's lecture we are going to discuss, आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स की, कि एरर्स को कैसे करेक्ट किया जाता है, वो होते क्या हैं और उनको करेक्ट कैसे करते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे ट्रेस टेबल, उसका क्या काम है, वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वजह क्या है। फिर वी विल डिस्कस यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग, कि अगर टेस्टिंग के लिए इनवैलिड डेटा दिया जाए तो वो क्या होता है, कैसे काम करता है। एट द एंड विल हैव अ रिव्यू, कि हम एंड पे रिव्यू करेंगे। अब स्टूडेंट डिस्कस स्टार्ट करते हैं हम इससे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स क्या होता है। इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, हमने लास्ट लेक्चर में वेरिफिकेशन की और इसकी वैलिडेशन की बात की थी। अगर आपकी एल्गोरिदम वेरिफिकेशन के स्टेप के अंदर फेल हो जाती है, फेल का मतलब ये है आपकी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं देती जो आप चाहते हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई करें उसका रूट कॉज क्या है, उसका मेन रीज़न क्या है फेल होने की, क्यों जवाब सही नहीं दे रही, क्यों हमारे लिए वो काम नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए था, और फिर उसको करेक्ट करेंगे। कुछ बार ये जो है वो लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर का मतलब ये होता है कि आपके अपनी तरफ से फार्मूला में कोई की जाने वाली गलती। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज आप दो नंबर जमा करना चाहते थे, 1 + 5, दो नंबर जमा करके रिजल्ट 6 आना चाहिए था, लेकिन लिखते हुए गलती से आपने कर दिया 1 × 5। अब रिजल्ट आपका 1 + 5 6 आना चाहिए था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की वजह से 5 आएगा। तो ये जो गलती है, ये जो एरर है, इसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपने वॉलीबॉल टीम अपनी स्कूल के लिए, अगर हमने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं जिनकी हाइट 144 से 164 के दरमियान है, तो हम वो स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं इस काम के लिए, इस हाइट के साथ, उनके लिए हम एल्गोरिदम डेवलप करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सब स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, काउंट, एक वेरिएबल हमने बनाया उसकी वैल्यू हम 0 करेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर हम तमाम जो हाइट्स लेंगे उनको ऑल हाइट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ वेरिएबल का एक थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसको किसी जगह पे रखना होता है, किसी नाम के साथ। तो वो वेरिएबल, वो आप समझ लें हमारे लिए वो बॉक्स है, वो मेमोरी का हिस्सा है, वो लोकेशन है जिस पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिस नाम के साथ। तो यहाँ हम काउंट का मतलब बात करेंगे। काउंट हमारा वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम जिस नाम से कंप्यूटर में जगह ले रहे हैं। ऑल हाइट्स हमारी वो जगह है जिस नाम से हमने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है। फिर हम फॉर ईच हाइट एंड द लिस्ट ऑल हाइट, तो फिर हमारा लूप कितनी दफ़ा चलेगा, हमारी एल्गोरिदम कितनी दफ़ा चलेगी, जितनी वैल्यूज़ हमारे इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, चाहे 5 हैं, 6 हैं या 8 हैं, एल्गोरिदम उतनी दफ़ा ही चलेगी ताकि वो मालूम कर सके कि एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन से। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हाइट ग्रेटर देन 144, अगर हमारी हाइट 144 से ज़्यादा, एंड लेस देन इक्वल टू 164, और 164 या उससे कम है। अब यहाँ एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करा दूँ। देखिए, लेस देन और ग्रेटर देन का तो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। लेस देन का मतलब होता है किसी वैल्यू से छोटा, जैसे मैं 144 की बात कर रहा हूँ, तो वो लेस देन 144 का मतलब होगा 144 से छोटा, और ग्रेटर देन 144 का मतलब होगा 144 से बड़ा। लेकिन जो आपने नया भी आपके सामने लिखा है 160 लेस देन इक्वल टू 164, इसका मतलब है 164 या उससे छोटा। इसका मतलब है 164 भी उसमें इंक्लूड होगा और इससे छोटे भी। अगर ऐसा होता है कि हाइट 144 से ज़्यादा है और 164 या उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, काउंट के वेरिएबल में 1 ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारी आउटपुट बनेगी उसको दिखा देंगे, आउटपुट काउंट कर देंगे और लास्ट स्टॉप। अब स्टूडेंट्स, एक इशू जो आएगा वो ये है कि एल्गोरिदम तो अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को काउंटिंग करी तो ये एफिशिएंट नहीं है। इसमें गलती ये है कि आपने स्टेप 5 देखा होगा कि सिंबल हमने ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया है। अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू का इस्तेमाल करते तो हमारा मसला हल हो सकता था। अब ग्रेटर देन का इस्तेमाल करने से मसला क्या है, अब जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 144 है वो काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि ये ग्रेटर देन 144, ग्रेटर देन का मतलब है 144 से बड़ा, यानी 145 से शुरू करेगा, 144 को शामिल नहीं करेगा। लेकिन अगर हम करते लेस देन इक्वल टू 144 तो 144 भी शामिल होता और उससे छोटी वैल्यू भी 144 और उससे ज़्यादा की वैल्यू हो सकती थी। अब ये गलतियां जो हैं इसको ख़त्म करने के लिए हम ट्रेस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेस टेबल क्या होता है? ट्रेस टेबल एक टेक्निक है जो हम चेक करते हैं एल्गोरिदम्स को टेस्ट करने के लिए कि क्या वो कोई लॉजिकल एरर तो उनमें नहीं आ रहा, जो कैलकुलेशंस हैं वो सही हो रही हैं, कैसे परफॉर्म हो रही हैं। तो ट्रेस टेबल होता कैसे है?
ट्रेस टेबल वो टेबल है जिसके अंदर कॉलम्स होती हैं, जो रोज होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं हर कॉलम के अंदर एक वेरिएबल का नाम, एक कंडीशन या डेटा का नाम होता है, और रोज के अंदर वो डेटा की वैल्यू होती है जो आप एक स्टेप पे देख रहे होते हैं। एक डमी सा ट्रेस टेबल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जाहिर हो रहा है। अब इसके बात करते हैं जो आपका टेबल 1.1 जो आपकी एग्जाम्पल से रेलिवेंट है। तो ट्रेस टेबल की तरह आप देखिए कि जो स्टेप 1 है, हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, काउंट, ऑल हाइट्स और हाइट। अब देखिए स्टेप 1 के अंदर क्या है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमने स्टार्ट किया है, तो हमारी ऑल हाइट्स, हाइट या काउंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब स्टेप 2 पे आते हैं तो हमने काउंट 0 से स्टार्ट, मैंने आपको बताया था स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, सेट काउंट टू 0, तो यहाँ हमने काउंट 0 पे सेट किया है। फिर हम स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 के अंदर हम तमाम वो हाइट्स जो हमारे पास हैं उसको हम ऑल हाइट्स में स्टोर कर देंगे। यानी 2 में हमने क्या किया, 0 को काउंट में स्टोर किया, स्टेप 3 में तमाम हाइट्स को हमने ऑल हाइट्स में स्टोर कर दिया। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि हमारा जो लूप एल्गोरिदम है वो 3 दफ़ा चलेगी, जितनी दफ़ा वैल्यूज़ हैं। अब पहली वैल्यू 154 है, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये 144 से ग्रेटर है और 164 से लेस है। 154 जो है 144 से ज़्यादा है और 164 से लेस है, इसलिए हमने क्या किया, स्टेप 5 में आप देख सकते हैं कि 1 ऐड हो गया, यानी काउंट में हमने 1 ऐड करना था। तो जब हमारी वैल्यू, एक बात आसानी से समझ लीजिए आसान करके, कि अगर हमारी वैल्यू कंडीशन ट्रू होती है तो हम काउंट में 1 ऐड करते हैं, अगर नहीं होती तो 0 ऐड करते हैं। तो हमारी कंडीशन ट्रू है, 154 144 से ग्रेटर है, तो स्टेप 5 के अंदर 1 ऐड हो गया, यानी काउंट में ऑलरेडी 0 था, उसमें 1 ऐड किया तो वो 1 हो गया। फिर हमने दूसरी वैल्यू के लिए स्टेप 4 दोबारा चला के देखा। आप देखिए स्टेप 4 बार बार चलेगा जब तक वो सारी कंडीशंस चेक नहीं कर लेता। स्टेप 4 दोबारा चला, 140 था, अब 140 144 से लेस है, कंडीशन फॉल्स है, तो हमारी कंडीशन जो है फॉल्स होने की वजह से हमारा जो स्टेप 5 है उसकी वैल्यू 1 ही रही। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे वैल्यू हमारी कंडीशन ट्रू होगी, हमारी जो काउंट की वैल्यू है उसमें इजाफा होगा। 140 हमारी लेस कंडीशन थी, यानी ये फॉल्स कंडीशन थी, तो कंडीशन जो ट्रू नहीं होने की वजह से हमारे काउंट में चेंज नहीं हुआ। फिर दोबारा स्टेप 4 चला, नेक्स्ट पे 155 के लिए। अब 155 उसी तरह आपको पता है 144 से बड़ी है और 164 से लेस है, तो हमारी कंडीशन ट्रू होने की वजह से काउंट में एक और इजाफा हुआ, पहले 1 था अब उसमें एक और इजाफा होने से 2 हो गया। दोबारा 64 जो स्टेप 4 है वो चला, अब हमारी वैल्यू 164 है। देखिए पहले हमने 154 चलाया, फिर हमने 140 चलाया, देखें पहले हमने 154 चलाया, फिर 140, फिर इसके बाद 155, अब हम 164 पे आ गए हैं। तो जब 164 के बाद हमने चेक किया उसमें कंडीशन ट्रू थी, तो 1 ऐड होके ये 2 + 1 3 हो गया। दोबारा हमने चलाया, स्टेप 4 के बाद दोबारा चला। अब स्टेप 4 जो है हमने उसमें कहा था कि ग्रेटर देन 144 होना चाहिए, लेकिन ये तो 144 है, इसका मतलब है कि ये ट्रू नहीं है, तो हमारे स्टेप 5 के अंदर जो काउंट है उसमें चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद स्टेप 4 दोबारा चला नेक्स्ट वैल्यू के लिए जो कि 166 है, कंडीशन ट्रू है, इसीलिए काउंट में 1 ऐड होने से ये 1 होने से 4 हो गया। इसी तरह फिर दोबारा स्टेप 5 चला 160 के लिए, कंडीशन ट्रू है, 144 से ज़्यादा है, 163 से लेस है, तो हमारे अकाउंट में एक और इजाफा हो गया, अब 4 + 1 5 हो गया। इसी तरह ये अगली सारी वैल्यूज़ के लिए चलता जाएगा, 143 तक चलेगा। 143 चूँकि कंडीशन फॉल्स है तो हमारा स्टेप जो है वो 5 तक चलेगा और दोबारा 5 चलेगा और कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग। देखिए इनवैलिड डेटा का मतलब ये होता है टेस्टिंग के लिए क्यों हम ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं कि वैलिड डेटा पे तो आपकी एल्गोरिदम काम कर रही है, हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारा जो इनवैलिड डेटा है, जो एल्गोरिदम के लिए वैलिड नहीं है, जो हमने डिसाइड किया था वो वाला डेटा नहीं है, तो एल्गोरिदम उसको कैसे हैंडल करती है। तो सपोज एक एल्गोरिदम है जो कहती है कि स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स इंटीजर वैल्यू में स्टोर करना है, यानी 45 46 राउंड वैल्यू जो है उनके अंदर, लेकिन आप उसकी जगह अगर वैलिड जगह 45.5 दे दें तो उस वक्त से हमारी एल्गोरिदम प्रॉपर काम नहीं करेगी। मकसद ये है कि हमारे इनवैलिड डेटा देखिए हम सिचुएशंस के अंदर देकर देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो एल्गोरिदम है, वो इस तरह सिचुएशंस को कैसे हैंडल करती है और एरर मैसेज आउटपुट पे कैसे शो होते हैं। जैसे अब अगर मैंने 45.5 किया है तो मुझे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि आपको वैल्यूज़ 45 46 या इस रेंज के अंदर राउंडेड नंबर देने चाहिए।
फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि इसको से आपको अपने सोल्यूशन की क्वालिटी इम्प्रूव करने का पता चल जाता है, आपकी हेल्प हो जाती है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। तो वैलिड जो टेस्ट डेटा होता है उसके अंदर हम बात कर चुके थे कि वैलिड, इनवैलिड और नल डेटा कौन सा होता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने आज डिस्कस किया आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। हमने बताया कि करेक्शन कैसे की जाती है, फिर उस करेक्शन के लिए हमने ट्रेस टेबल का इस्तेमाल किया। फिर ट्रेस टेबल को डिफ़ाइन करने के बाद हमने इनवैलिड डेटा की बात की कि टेस्टिंग के लिए अगर डेटा इनवैलिड दिया जाए, वैलिड पे तो काम करती है, लेकिन अगर इनवैलिड दिया जाए तो तब वो काम कैसे करती है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। चैप्टर 1 आपका यहाँ क्लोज हो रहा है। इंशाल्लाह जल्द ही चैप्टर 2 के साथ आपके लिए लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।